ओके तो आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मेरे साथ है मयंक जो जर्मनी में अपना मास्टर्स इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कर रहा है एंड मेरा भाई है बेसिकली। तो अभी यहाँ आया हो तो हम सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं। शाबाश बेटा। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने काफ़ी लोगों से मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि जर्मनी में इंजीनियरिंग कैसी है विद रिस्पेक्ट टू इटली। वहाँ पे अगर आपके अगर ऑप्शन है जर्मनी पढ़ने का या इटली पढ़ने का तो आप कौन सा ऑप्शन चुने, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसा है, लैंग्वेज बैरियर कैसा है जर्मनी में विद रिस्पेक्ट टू इटली, इंटर्नशिप्स कैसे मिलती है, पार्ट टाइम जॉब्स कैसे, तो वो सारी चीज़ें हम मयंक से डिस्कस करेंगे। एंड और क्या, अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ओके तो मयंक अपना इंट्रोडक्शन यार दो यार, अपने बारे में कुछ बताओ। ओके तो मैंने पहले मैं बिहार से ही हेल करता हूँ और मैंने अपना बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था आईआईटी गुवाहाटी से। सो ऑलमोस्ट 2014 टू 2018 में मैंने अपना बैचलर्स किया था और उस दौरान मैं इटली से नया कोई मेरा रिश्ता नहीं है, पहले भी मैं यहाँ आ चुका हूँ। ट्यूरिन में ही था मैं, आईआईटी में मैंने एक समर रिसर्च इंटर्नशिप के लिए इधर ट्यूरिन में अप्लाई किया था और मैं ऑलरेडी 3 महीने यहाँ बिता के गया था ट्यूरिन में ही, पॉलिटो में बेसिकली। उसके बाद से मैंने इंडिया में ही 3 साल जॉब किया। तो बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मैं था 3 साल। फिर मेरा पहले से ही था आइडिया कि मास्टर्स करूँ तो करना ही है। तो फिर मैंने यूरोप में काफ़ी अप्लाई किया था और अल्टीमेटली मैं RWTH आखन जो कि जर्मनी में है वहाँ से अपना मास्टर्स कर रहा हूँ और मैं अक्टूबर 2021 में चालू किया था, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए। पर तुम आईआईटीएन का चुल नहीं होता यूएस जाने का या क्या उसको बोलते हैं एमबीए करने का, ज़्यादा चुल तो उधर होता है ना, उधर का क्या है? सो आई थिंक IITians में है ये कि जैसे कि कोर ब्रांच से भी पढ़ रहे हैं मैकेनिकल से, बट मे बी MBA या US जाके या मे बी IIMS जाके क्विक मनी है या मतलब उस डोमेन में लोग जाते हैं। बट मेरा पहले से था कि मुझे ऑटोमोटिव के साइड पहले से इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने मैकेनिकल में किया था बैचलर्स और ये था कि परस्यू करना है मास्टर्स में और यूरोप बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे पहले से ही लग रहा था। तो तुमने फिर नॉर्मली यूरोप जब चुना तो किधर किधर अप्लाई किया था? तो मैंने बेसिकली स्वीडन में किया था, जैसे KTH चार्ल्मर्स काफ़ी फेमस है। फिर इटली में आई थिंक पॉलिटो पॉलीमी, आई थिंक हर कोई जानता है, तो यहाँ पे अप्लाई किया था। फिर जर्मनी में मैंने 2-3 जगह किया था बिकॉज लैंग्वेज का एक इशू आता है, बिकॉज मैं इंग्लिश में मास्टर्स खोज रहा था। तो आई वुड से एक RWTH आखन है और एक एस्लिंगन है, तो इन दोनों में एस्लिंगन, होशुल एस्लिंगन और ये एक और चीज़ बस, अगर चार्ल्मर्स के साथ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी अपने बड़े भाई के साथ एक वीडियो बनाया था, तो लिंक ऊपर है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप देख लेना। तो तुमने ये सब में अप्लाई किया तो और इधर भी अप्लाई किया था पॉलिटो में, पॉलिमी में, और भी कहीं किया था इटली में? सो इटली में मैंने 2 जगह ही किया था, पॉलिटो और पॉलिमी में, 2 ही जगह। और इन ओवरऑल आई थिंक एप्लीकेशन प्रोसीजर तो सेम होगा, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं पॉलिमी में करो चाहे RWTH में करो या चार्ल्मर्स में करो, आई थिंक बेस डॉक्यूमेंट्स तो सेम ही है। आई थिंक बेस डॉक्यूमेंट सेम है, बट आई वुड से जर्मनी में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में GRE स्कोर भी मैटर करता है, तो बस एक वही एडिशनल है, बाकी आई वुड से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सेम ही है। बट इसमें GRE स्कोर चाहिए था? मेरे वाले कोर्स एस्लिंगन में नहीं चाहिए था, बट मेरे RWTH आखन में तुमने GRE दिया हुआ है? GRE दिया था बेसिकली, बट बेसिकली मैं US में भी 2-3 जगह अप्लाई किया था, तो उसके लिए ऑलरेडी दिया था। तो तुम्हारा GRE स्कोर कितना था? 320 था मेरा। 320? 330 होता है ना मैक्स स्केल? नहीं 340 होता है। IITian वालों का ना मतलब 340 नहीं रहा है, वही बहुत है। एनीवे तो मतलब RWTH में GRE स्कोर भी चाहिए, तो ये सब मिलकर उधर एडमिशन होता है। एडिशनल वो रिक्वायरमेंट, आई थिंक चार्ल्मर्स में तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं था और पॉलिमी ये सब में भी ऐसा कोई। पॉलिमी में अगर GRE स्कोर है तो एक प्रोग्राम होता है पॉलिमी और पॉलिटो का, तो वो आपको मिल जाता है और आपका पूरा फीस स्कॉलरशिप सब उसमें मिल जाता है। तो ये बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन जो आई थिंक किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में बोला भी था पूछने के लिए कि यार QS रैंक देखा जाए तो पॉलिमी तो बेटर है RWTH से, तो फिर इधर क्यों नहीं पढ़ा, उधर क्यों चले गए? सो मतलब मेरा ये मानना है कि सबसे पहले QS रैंकिंग ठीक है, उसमें बहुत क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से वो रैंकिंग बनता है, नॉट ओनली ऑन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मेरे लिए सबसे पहले एंट्री था कि जर्मनी बिकॉज ऑफ इट्स ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और वहाँ पे मेरा कोर्स ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में ही है जनरली, और प्लस मुझे एक्सेस मिलता है वहाँ की कंपनीज लाइक मर्सिडीज, BMW। चलो इसके ऊपर आगे बात करेंगे। बट तुमने देखा कि वहाँ ज़्यादा वो ऑप्शंस है, प्लस उनके सप्लायर ग्रुप कंपनीज भी आई वुड से इटली से ज़्यादा है और मे भी थोड़ा ज़्यादा मुझे इंटरनेशनल फील होता है। एंड आई थिंक जर्मन लैंग्वेज
सीख के ज़्यादा तुम्हें एक्सेस मिलेगा, क्योंकि जर्मनी में होता है, ऑस्ट्रिया में भी जर्मन यूज़ होता है, स्विस में भी जर्मन यूज़ होता है, नेदरलैंड्स में भी, क्योंकि पास ही है, नेदरलैंड्स में भी यूज़ होता है, जर्मन यूज़ होता है, तो बट जर्मन वहाँ लैंग्वेज इंग्लिश का चल जाता है, बट हाँ पर जर्मन लैंग्वेज का इन सच एज सच रीच ज़्यादा है, है कि नहीं। एंड एक और चीज़ क्यूएस के ऊपर बता दो प्लीज़, अपना कॉलेज क्यूएस के हिसाब से सेलेक्ट मत करना, बिकॉज हर एक कंट्री का अपना एक एजुकेशन इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री के साथ, मतलब यूरोपियन कंट्रीज का बात करें, कोलैबोरेट करके काम करता है। जर्मन कंपनीज जर्मन यूनिवर्सिटी के साथ काम करती हैं मोस्टली, उनका रिसर्च डेवलपमेंट उधर ही होता है। इटालियन कंपनीज इटालियन यूनिवर्सिटी के साथ काम करती है, जैसे पॉली बहुत सारा रिसर्च करेगी फरारी के साथ, लम्बोर्गिनी के साथ, या पॉलिटो भी बहुत सारा करेगी, बट वो ऑडी BMW के ज़्यादा नहीं करेगी, उसके लिए वो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ करेंगी। तो चलो ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया कि तुमने वहाँ पे क्यों चूज़ किया। और पॉली में ऐसे भी आई थिंक जो कोर्स है वो है मोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव नहीं है। मैं भी इलेक्टिव करके बना सकता हूँ, बट ये जेनेरिक ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग है वाला जो मेरा कोर्स है। और आई थिंक तुम्हें भी इतना तो भी सबको पता है कि जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, लेबर लॉज ज़्यादा बेटर हैं इटली से, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से वो है। एंड आई थिंक तुम IITian हो तो जो तुम लोग का एलुमनाई बेस भी वो जर्मनी की तरफ ज़्यादा भागता है, तो बैक ऑफ द माइंड चलता है कि भाई उधर जाओ, क्योंकि वहाँ लोग सक्सेसफुल होकर अपना पाथ बना चुके हैं। अगर हम इटली पढ़ेंगे तो यहाँ तुम्हारे पास कोई वो नहीं है कि रेफरेंस नहीं है, ये बंदा गया था, इतना किया, क्या किया, वो सब। और वैसे आरबीटे हाखन मैं पहले से जानता था, बिकॉज इसका IIT मद्रास के साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है, तो आई वुड से उसका इंडो जर्मन टाइज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और जर्मनी का ओवरऑल ऐसे भी इंडिया से बेटर टाइज है, बेटर आपको हर चीज़ में एंड प्रोसेसेस में, आगे बात करेंगे, वो ज़्यादा बेटर है रादर देन इटली। India and Germany signed a treaty for migration and mobility last December. Why are you focusing especially on India to get these skilled professionals? Because India is not just a big country with a lot of inhabitants, the most inhabitants of the world, the largest country of the population. It's also because a lot of people are seeking for good jobs abroad. And a lot of young people from India want to have a good future in other countries. And we want to establish a win-win-win situation. It has to be fair for the country of origin. That's why we signed a treaty with the government. It has to be in our interest in Germany. And most important, it's in the interest of the people coming to Germany. Okay. सो अगेन अगर आपके पास ऑप्शन है इटली या जर्मनी तो आप जर्मनी जाओ। बट यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन पूछूंगा तेरे से कि चल RWTH तो ठीक है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट, बट मेरे को कोई मीडियम लेवल का जर्मन यूनिवर्सिटीज़ मिल रहा है और साथ में वर्सेस पॉलिमी या पॉलिटो या यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया लेट्स से, तो उस केस में, या ये जो तुम्हारा है क्या नाम है उसका, क्योंकि हम ऑटोमोटिव का बात कर रहे हैं तो मैं मुनेर का बात करूँगा, तो उस केस में क्या करे बंदा। मेरा ये मानना है कि जर्मनी में भी जो परसेप्शन है कि सारे यूनिवर्सिटीज़ फ्री हैं, ऐसा नहीं है। सो समटाइम्स हम लुक करते हैं ऑटोमोटिव के लिए, बट इंग्लिश में एक्चुअली कोर्सेज बहुत कम है, अनलेस आप ठीक है जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ले लें B1 तक, तो फिर आपके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाते हैं। बट अगर आप लैंग्वेज, जैसे मेरा नहीं था जर्मन लैंग्वेज, तो मैं इंग्लिश वाला ही फोकस कर रहा था, तो मेरे ऑप्शन में बस 2 यूनिवर्सिटीज़ थे। बट ऐसे केस में फिर अगर आप अपना कोर्स सैक्रिफाइस करें, लाइक इंस्टेड ऑफ ऑटोमोटिव अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या जस्ट बिकॉज आपको जर्मनी जाना है, इंग्लिश कोर्स में एडमिट करना है, किसी दूसरे फील्ड में घुस गए, और फिर वो सब कोर्सेज फिर आपको पेड भी होते हैं, और उस केस में आई वुड से पॉलिमी विल बी अ बेटर ऑप्शन रादर देन आप अपना फील्ड भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंट्री आप कोई भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। एग्जैक्टली। बट इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज फिर भी जर्मनी थोड़ा तो अहेड रहेगा ना, कोलैबोरेशन और ये सब रहेगा, बट फिर आपका ब्रेक इवन इस पे आएगा कि आपने ट्यूशन फी और हाउसिंग में कितना खर्च किया, बिकॉज आई थिंक ऑन एन एवरेज 22,000 यूरोज तक ट्यूशन फी चला जाता है, जो 22,000। सो मेरे यूनिवर्सिटी में अगर मैं इंटरनेशनल अकेडमी के कोर्सेज देखूं तो उसमें आई थिंक 5,000 यूरोज पर सेमेस्टर है, और मिनिमम 4 सेमेस्टर तो लगता ही है, तो 20,000 यूरोज तक जाता है। फिर आपको वो ब्रेक इवन करना होगा कि कैन जर्मनी पे इट ऑफ इन द 5-10 ईयर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और या पॉलिमी में जाके वो पैसा बचा रहे हैं बेसिकली, और वहाँ पे आप मे बी जर्मनी में वो फील्ड ले रहे हैं, बट क्या पता आपको उसमें एक्चुअल फ्रॉम मैकेनिकल टू ऑटोमोटिव आप सप्लाई चेन में चले गए या प्रोडक्शन मैनेजमेंट में चले गए, तो वो कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। एंड तो मैं जब हमेशा RWTH कह रहा हूँ, बट इसका फीस क्या है? सो RWTH में 2 डिविजन है, मैंने बोला, एक है जो फ्री वाले कोर्सेज और एक है जो इंटरनेशनल अकेडमी में आ रहा है, उसमें 20,000 यूरोज का ट्यूशन फी है फॉर आई वुड से ऑलमोस्ट फॉर
फॉर योर डिग्री. बट RWTH में इसमें ऐसा है कि फॉर पर सेमेस्टर यू हैव टू पे ऑलमोस्ट 320 euros. 320 euros. सो 6 महीने में 320 euros पे करना है. और बेसिकली वो हम पे करते हैं क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन विद इन द स्टेट फ्री रहता है. अच्छा. सो बेसिकली एज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही आप दे रहे हैं और कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी. सो दैट इज द ओनली फी. ओके, तो अब बात करते हैं, ये तो हमने बेसिक हमने बहुत डिस्कस किया डिटेल में. अब वीज़ा प्रोसेस, आई थिंक देखो जर्मनी का बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट थोड़ा जल्दी में कवर कर दो तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है वीज़ा के लिए. सो जर्मनी में आई वुड से वीज़ा प्रोसेस इजी है बिकॉज ये पहले ही आपसे एक ब्लॉक्ड अकाउंट करके कॉन्सेप्ट है. सो बेसिकली आपको पर मंथ जैसे अभी आई थिंक अराउंड 950 euros हो गया होगा, बट मेरे टाइम में आई थिंक 860 euros था. सो 860 euros इंटू 12 मंथ, सो साल का अप्रॉक्स 11 to 12,000 euros आपको एक जर्मनी में बैंक अकाउंट खुलवा के उसमें पहले डिपॉजिट कर देना होता है. फिर आपको बस एक डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करना होता है कि आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं. बैंक अकाउंट में तो पहले वो पैसा सबमिट करना ही है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेना है, वो सब पैकेज में मिल जाता है. और फिर पेरेंट्स से बस नोटराइज करना है कि आई एम विलिंग टू फंड द एक्सपेंसेस ऑफ माई चिल्ड्रन. ओके. और फिर बाकी आपके बाकी नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बायोमेट्रिक फ़ोटो और डिग्री और ये सब का सर्टिफिकेट, सिंस वो पैसा अपफ्रंट ले लेते हैं अकाउंट में, ब्लॉक्ड अकाउंट में, सो आई वुड से ज़्यादा ईजी नहीं है. और उधर कोई डॉक्यूमेंट अपोस्टल ये सब नहीं कराना होता है. अपोस्टल कराना होता है, डिग्री वगैरह अपोस्टल कराना होता है, बट आपको वही यूनिवर्सिटी का एडमिट लेटर होना चाहिए, ब्लॉक्ड अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं उसका प्रूफ होना चाहिए, फिर हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है वो होना चाहिए, और अपोस्टल वाले डॉक्यूमेंट्स कुछ होने चाहिए. तो तुमने कहा 860 euros मोर और लेस पर मंथ का जाता है, और ये जब वहाँ जाओगे तो महीने exactly, तुमको मंथली मिलते जाता है. साल का मेरे टाइम में 10,540 euros था. अभी वो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता है, अभी वो 11,500 तक है, 2 साल में बढ़ गया है. और हर महीने हमें फिर वो 900 euros के अराउंड बैंक में मिलते हैं, अकाउंट में मिलते हैं. तो इसी में मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि हम जब पैसे का बात ही कर रहे हैं तो एक्सपेंस कैसा है एज अ स्टूडेंट, कितना पड़ता है? कि 860 तुमने पता है, ये तो वो बोलते हैं एग्जैक्टली. पर तुम्हारा कितना होता है? सो मेरा एक्सपेंस आई वुड से हाउसिंग आप अराउंड 350 euros ले सकते हैं. सर वेरी करेगा, बट 300 to 350 ऑन द सेफ साइड ले सकते हैं. फिर हेल्थ इंश्योरेंस 350 हाउसिंग क्या है? ये सिंगल रूम है, डबल रूम है? 350 euro में आपको एक सिंगल रूम विद वॉशरूम मिल जाता है. ओके, सिंगल. अगर आप शेयरिंग में लेते हैं किसी लाइक फ्लैट शेयरिंग वगैरह में, आई वुड से देन 250 to 300 के ब्रैकेट में भी आप जा सकते हैं. बट ये आखिन का फीस है, बट ये आखिन का हो सकता है दूसरे सिटी में 100-150 यूरो एक्सपेंसिव हो सकता है. अगर आप स्टुटगार्ट या म्यूनिक में है तो आई वुड से 350 to 400 उतना तो लेके चलने का ही. और उसके बाद से जो सेकंड एक्सपेंस है जो फिक्स्ड है वो की हेल्थ इंश्योरेंस है, वो ऑलमोस्ट अभी 122 euros पर मंथ है. सो 350 प्लस 122 हो जाता है. और खाने पीने में आई वुड से 150 euros, तो मिनिमम 100 to 150 एज अ स्टूडेंट मैं बोल सकता हूँ मोर और लेस. और इंश्योरेंस कितना था? 120. तो 600 euros एज अ स्टूडेंट हो जाता है. ये लग जाता है, मतलब एक नॉर्मल ठीक ठाक लाइफ के लिए बीच में थोड़ा बड़ा बियर हो जाए, थोड़ा बड़ा कुछ हो जाए. मतलब तुम तो नहीं पीते, बट मोर और लेस एक जो कुछ लोग एंजॉय करना चाहते हैं उस हिसाब से वो अपना हो जाए. एंड ईटिंग आउट कितना ये तो तुमने कहा कि तुम जब घर पे खा रहे हो, बट हमेशा लोग को शौक होता है ना बाहर भी ईट आउट करने का, तो वो सब कितना कॉस्ट आता है? बाहर ईट आउट का आई वुड से अगर आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वो 20 euros पर पर्सन लग जाता है. पर पर्सन लग जाता है. ऐसे आई वुड से 10 to 20 का 15 euros ईटिंग आउट लग जाता है. और कोई एडिशनल एक्सपेंस जो मंथली एक्स्ट्रा हो सकता है या कुछ हो जाता है? नहीं, आई वुड से 600 to 650 में यू कैन कवर ऑल योर. ओके. बिकॉज सिंस ट्रैवल में भी आपका पैसा नहीं लग रहा है, एंड थ्रू आउट द स्टेट, नॉट जस्ट कि आपकी सिटी में, लाइक आखन सिटी नहीं, लाइक NRW, नॉर्थ राइन वेस्टफालिया मेरा स्टेट है, तो पूरे स्टेट में मैं ट्रैवल फ्री में कर सकता हूँ. तो बेसिकली अगर आप दूसरे कंट्री किसी घूमने जा रहे हैं तभी आपको ट्रैवल के लिए देना, नहीं तो ट्रैवल भी फ्री है. सो आई वुड से 650. तो ये इस सेंस में आई थिंक इटली का ही मोर और लेस 550 होता है, और ट्रैवल यहाँ भी फ्री हो जाता है बिकॉज एज स्टूडेंट उन लोगों को पास में जाता है. आई थिंक अंडर 26 पे 26 साल से ज़्यादा होने पे थोड़ा सा पैसा लगता है. मेरे टाइम में 2014 में था कि 152 euros था 10 महीने के पास का. तो उसमें तुम ट्रेन, बस, ट्रैम सब कुछ यूज़ करो. पर जर्मनी में ये भी नहीं लगता, ये फ्री होता है. अब कर दिया है यहाँ पे कि अगर आप 26 साल से नीचे और आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर में नीचे आते हैं तो आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री है. तो चलो इस कॉस्ट ऑफ लिविंग में आई थिंक थोड़ा सा, आई थिंक 50-60 euros जर्मनी महंगा है, बट ऐसा कोई बहुत वो नहीं हो जाता है. ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जाते हैं ये तुम्हारा एजुकेशनल एक्सपीरियंस पे, क्योंकि देखो यार तुम IIT से पढ़े हो, सो यू हैव बीन थ्रू अ वेरी गुड लेवल ऑफ एजुकेशन. तो उसके रिस्पेक्ट में RWTH का एक्सपीरियंस कैसा है? सिमिलर लेवल पे है, मच बेटर है,
मतलब क्या है तुम्हारा फीडबैक? आई वुड से RWTH में ऐसा है कि अगर कोर्स वर्क ले थियोरेटिकल तो मे बी वो सिमिलर लेवल पे है, बट यहाँ पे ऑब्वियसली आपको बहुत एग्ज़ाम, आई वुड से ठीक है एग्ज़ाम के बारे में बाद में डिस्कस कर सकता हूँ. सो कोर्स वर्क काफ़ी इंटेंसिव है जो कि आई थिंक IITs में भी रहते हैं, बट यहाँ पे आई वुड से इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है. तो जो भी कोर्स वर्क है वो काफ़ी एक प्रैक्टिकल वे में है और मे भी इंडस्ट्री के साथ मिलके बना हुआ है, जो कि वो कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है, जो कि आई वुड से ये तो चलो फिर भी यहाँ पॉलिटो में भी है, क्योंकि एटलीस्ट जो जैसे फरारी में जो लोग काम करते हैं वो आके तुमको एरोडायनामिक पढ़ा देंगे, या जो प्रोफेसर्स भी है उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है, तो उनके जो नोट्स आते हैं वो बुक से नहीं आते, वो उनके रिसर्च से आते हैं कि उन्होंने उस कंपनी का XYZ रिसर्च किया. तो यहाँ पे ही वैसा ही, बट इंडस्ट्री से लोग आते हैं पढ़ाने के लिए उधर. सो कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि आई वुड से इंडस्ट्री वाले आते हैं, वो उनके इंजीनियर जो होते हैं, जो वर्किंग इंजीनियर्स होते हैं वही आके पढ़ाते भी हैं. तो वो काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन है. और जैसे आपने बोला लाइक अगर हम कोर्स वर्क का अपना PDF उठाएं तो ये मोस्टली प्रोफेसर्स के रिसर्च होते हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, या फिर इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल वाले जो रिसर्च वाले हैं वो हमें स्लाइड्स में मिलते हैं. तो आई वुड से इट्स मच मोर प्रैक्टिकल. और इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी कैसे है? मतलब IITs में तो तुम 10 दिन 20 दिन पहले भी पढ़ लो तो एग्ज़ाम निकल जाता है, 2 दिन पहले ही पढ़ लो तो मोर और लेस एग्ज़ाम निकल जाता है और क्वेश्चंस का पैटर्न पता होता है. इधर क्या होता है? मतलब थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको इतना लगता है तो नॉर्मल को और थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, इसीलिए वो ज़रा बताओ. सो आई वुड से इधर एग्ज़ाम्स काफ़ी इंटेंसिव है, रिगरस है, तो वैसा नहीं है कि 2 दिन पहले पढ़ के आप निकाल लोगे एग्ज़ाम. और हर एग्ज़ाम लाइक 2 घंटे का होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनके बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं. सो आपको न्यूमेरिकली सॉल्व काफ़ी कुछ करना होता है, नहीं कि आप बस MCQ टिक कर रहे हैं या कुछ सेंटेंस में आंसर दे रहे हैं. सो न्यूमेरिकली इंटेंसिव कैलकुलेशंस काफ़ी रहता है, तो टाइम ऑलवेज चैलेंजिंग होता है. और उन कॉन्सेप्ट्स को भी समझने के लिए आई वुड से आपको बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड चाहिए जो कि आपको या तो रेगुलर डे में आप पढ़े, वरना एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले से आप प्रिपरेशन चालू करो. मतलब 1-1.5 महीने पे लग जो, हर दिन 10 घंटे 12 घंटे दो, एंड देन उसको अच्छे से पढ़ो, एंड दिस इज टू पास द एग्जाम. और बट उधर ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है ग्रेजुएट होने में एक बंदे को 2 साल के कोर्स में? अच्छा, जर्मनी में मास्टर्स में बिटवीन 2.5 to 3.5 ईयर्स, 2.5 से 3, 3.5 साल लग जाते हैं. तो ये जो तुम मतलब अगर कोई बंदा पूरा फाइनेंस खुद से कर रहा है तो उसको लगभग 600 इंटू 12 7200 यूरोज इंटू 3, तो 22,000 यूरोज उसको लग जाएंगे मोर और लेस अपना कोर्स कवर करने के लिए.